वेलकम टू ambitiouspower.com। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम, जिसे हम DFD भी बोलते हैं या डेटा फ्लो चार्ट DFC भी बोलते हैं, या जनरल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। बेसिकली कोई भी फ्लो चार्ट जो होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक प्रोसेस गिवन होता है और उसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से उस प्रोसेस को कैरी ऑन किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, उसका एक पूरा का पूरा चार्ट हमें दे दिया जाता है। जैसे कि अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अभी आप देखिएगा तो ये एक फ्लो चार्ट है जो किसी कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन, एक बिल्डिंग के रेनोवेशन के प्रोसेस को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रोसेस की स्टार्ट हुई है यहां बिल्डर से। बिल्डर सबसे पहले परमिशन लेने के लिए पीपल ऑफ द सोसाइटी के पास जाता है। अगर उसमें से 30% एग्री होते हैं तो काम वहीं रुक जाएगा, यानी बिल्डर को परमिशन नहीं मिली। अगर उस 70% लोग एग्री हो जाते हैं तो फिर बिल्डर क्या करेगा, आर्किटेक्ट्स को हायर करेगा। आर्किटेक्ट्स को हायर करने के बाद जो सोसाइटी मेंबर्स हैं उन्हें बिल्डिंग खाली करने के लिए बोलेगा। अगर खाली 1 साल के लिए करना था, 1 साल के लिए अगर बिल्डर ने बोला कि 1 साल लग जाएंगे रेनोवेशन में, तो काम को मना कर दिया जाएगा, यानी काम हमारा रुक जाएगा। अगर बिल्डर ने बोला 6 मंथ्स के लिए आपको खाली करना है, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, रेनोवेशन वर्क स्टार्ट होगा। रेनोवेशन अगर 6 महीने में कंप्लीट हो गया तो ठीक, अगर 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा तो 2 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में नेक्स्ट स्टेप पर हम आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में पीपल क्या होंगे, शिफ्ट करना शुरू होंगे, यानी रेनोवेशन कंप्लीट हो गया, अब लोग शिफ्ट बैक करेंगे। शिफ्ट बैक करने के बाद वो जो चेक करेंगे रेनोवेशन वर्क कि सोसाइटी मेंबर्स के द्वारा वो जो रेनोवेशन किया गया है बिल्डर के द्वारा, वो सोसाइटी मेंबर उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करके अगर वो सही उनको लगता है तो देन वैलिड फॉर 10 ईयर कर लीजिए, वैलिड फॉर 10 ईयर। अगले 10 सालों तक के लिए ये वैलिड हो जाएगा और फिर हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है बिल्डिंग के रेनोवेशन का। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो आइए चलिए जरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है तो ये क्वेश्चंस मैं जो है पढ़ रहा हूं, बस ध्यान से हमें सुनना है और समझना है कि काम किस तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया, आफ्टर और बिफोर विच स्टेप बिल्डर शुड हैव टेक लीगल परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर रेनोवेशन वर्क। यानी रेनोवेशन वर्क को करने के लिए किन दो स्टेप के बीच बिल्डर को अथॉरिटी से परमिशन लेनी चाहिए थी, लीगल परमिशन। तो अब देखिए क्या क्या हमें ऑप्शन दिया जरा। आफ्टर हायरिंग द रिक्वायर्ड आर्किटेक्ट्स को हायर करने के बाद, देखिए आर्किटेक्ट्स को हायर तब करेंगे जब उनको हर तरफ से क्लीन चिट मिल जाएगी, है ना। यानी ये बोल रहे हैं कि हायर सम आर्किटेक्ट्स, इसके बाद आप परमिशन ले, लीगल परमिशन। तो यहां पे लीगल परमिशन लेने का मतलब ये है कि आपने आर्किटेक्ट को हायर किया और उसके बाद गए हैं अथॉरिटी से परमिशन लेने। ऐसे केस में तो आपको फिर परमिशन नहीं मिलेगी और आपका ये जो आर्किटेक्ट वाला प्रोसेस है वो बेकार हो जाएगा। बेसिकली हमें लेना चाहिए कि अब कब, जब सोसाइटी के लोग एग्री हो जाएं और एग्री होने के बाद फिर लीगल परमिशन ले और उसके बाद फिर बिल्डर अपना प्रोसेस वर्क का स्टार्ट करे। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। तो आफ्टर हायरिंग रिक्वायर्ड आर्किटेक्ट्स, नहीं, आर्किटेक्ट्स को हायर करने के बाद परमिशन नहीं। बिफोर आस्किंग पीपल ऑफ द सोसाइटी टू वेकेट देयर हाउस, यानी ये तो काफी और आगे बढ़ गए कि यहां पे बोल रहा है कि आस्क टू वेकेट द बिल्डिंग, इसके ठीक पहले परमिशन लेनी, यानी अगेन इन दोनों के बीच में परमिशन नहीं। ये एक राइट स्टेज नहीं है जहां पर लीगल परमिशन लेना चाहिए। लीगल परमिशन तो इनसे भी पहले लेना चाहिए था। आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द पीपल ऑफ द सोसाइटी, लोगों से परमिशन लेने के बाद, यस, यहां कहीं अगर हम चाहे तो हमें जो है लीगल परमिशन फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द अथॉरिटी लेनी चाहिए थी। यहां लीगल परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है। और लास्ट देखिएगा, आफ्टर आस्किंग पीपल ऑफ सोसाइटी टू वेकेट देयर हाउस। अब ये तो बोल रहा है इस स्टेज के भी बाद नहीं, लीगल परमिशन तो सोसाइटी के लोगों के पूछने के तुरंत बाद ले लेना चाहिए कि हम ऐसा ऐसा रेनोवेशन वर्क करने जा रहे हैं, काइंडली हमें परमिट करें,
तभी आपका रेनोवेशन वर्क स्टार्ट हो पाएगा। तो यहां जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर होना चाहिए कि आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी लीगल परमिशन यहां बनता है। और पांचवा था नन ऑफ दीज, सो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द पीपल ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहां मेंशन है, विच कंडीशन इज सफिशिएंट टू मेक श्योर दैट रेनोवेशन वर्क will be completed in 6 months। यानी कि हमें इस कंडीशन को बताना, कौन सी कंडीशन ऐसा है जिससे यह पता चल जाएगा कि रेनोवेशन वर्क 6 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहला, कंसर्न्ड अथॉरिटी आर रेगुलरली विजिटिंग टू रेनोवेशन साइट्स फॉर क्रॉस चेक ऑफ द वर्क, यानी अपने काम को क्रॉस चेक करने के लिए पीरियडिकली जो अथॉरिटी है वो इसे वेरीफाई करते रहे, यानी मॉनिटर करते रहे। सेकंड देखिए क्या, बिल्डर्स आर प्लानिंग टू मेक रेनोवेशन वर्क वैलिड फॉर 15 ईयर्स, अगले 15 साल तक वैलिड रखने की बात कर रहे हैं। देखिए इससे रेनोवेशन की लॉन्गेटिविटी भी बढ़ती है, लेकिन इससे 6 महीने में यह काम खत्म हो जाएगा, इसकी प्रॉमिस नहीं मिलती, यानी ये भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है डेटा इनसफिशिएंट, ये तो देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बोला गया, पीपल ऑफ द सोसाइटी हैव गिवन अल्टीमेटम टू बिल्डर्स टू कंप्लीट रेनोवेशन इन 6 months, अदरवाइज दे विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए यहां पर ऐसा कहीं भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि 6 महीने में कंप्लीट करने के लिए कौन सी कंडीशन है, कोई क्लॉज यहां मेंशन्ड नहीं है। तो ऐसा अगर कोई क्लॉज मेंशन्ड नहीं है तो हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए डेटा सफिशिएंट। हंगर स्ट्राइक इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेप ऑफ रेनोवेशन इज लॉजिकली मिसिंग इन द डेटा फ्लो डायग्राम। इस डेटा फ्लो डायग्राम में क्या मिसिंग नजर आ रहा है? तो हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं, पांचवा नन ऑफ दीज है। तो पहला ऑप्शन है, इफ 30% पीपल गेट्स एग्री फॉर रेनोवेशन देन बिल्डर शुड अगेन ट्राई टू कन्विंस द पीपल। अगर केवल 30% एग्री हो रहे हैं तो बिल्डर इसे दोबारा से क्या करे, कन्विंस करे लोगों को। सेकेंड ऑप्शन क्या मिल रहा है, बिल्डर शुड टेक लीगल परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर रेनोवेशन। तो अब यह ध्यान में रखिएगा कि बिना लीगल परमिशन के ये प्रोसेस कैरी ऑन बिल्डर नहीं कर सकते। हर जगह अथॉरिटी से बिना परमिशन के ये काम नहीं किया जा सकता। टेकिंग अ लीगल परमिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये लॉजिकली इस फ्लो चार्ट में है नहीं, ये होना जरूर चाहिए था, क्योंकि बिना परमिशन के, अथॉरिटी के परमिशन के बिल्डर कोई भी रेनोवेशन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता। थर्ड देखिए क्या था, टू कंप्लीट रेनोवेशन बिल्डर शुड टेक 3-4 टाइम ड्यूरेशन स्लॉट। रेनोवेशन को पूरा करने के लिए 3-4 स्लॉट ले ले, तो 3-4 स्लॉट नहीं, इन्होंने 1 स्लॉट लिया, 1 स्लॉट इज सफिशिएंट। 3-4 स्लॉट ये कोई लॉजिकली इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो यहां से मिसिंग है। एंड फोर्थ, बिफोर वेकेटिंग हाउस पीपल शुड टेक सजेशंस फ्रॉम देयर रिलेटिव्स। अगेन ये भी कोई एक लॉजिकल रेलेवेंट सा हमें मिसिंग, तो इस डायग्राम का मिसिंग पॉइंट तो नजर नहीं आता। तो इस डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग पॉइंट है, टू टेक लीगल परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। तो यहां हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा टू टेक लीगल परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहां पूछे जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम की। इसी तरह का डेटा फ्लो डायग्राम हम लोग एक और करेंगे। तो सेकंड डेटा फ्लो डायग्राम की ओर अभी हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। जरा इस पूरे के पूरे चार्ट को अच्छे से समझते हैं। ये चार्ट बेसिकली है किस चीज का? देखिए चार्ट की शुरुआत जो है वो इस पॉइंट से हुई, इंसर्ट कार्ड, और कार्ड इज रीड प्रॉपरली, एंटर पिन। मोर ओवर एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस है कि किसी भी एटीएम में जब हम जाते हैं तो अपने ट्रांजैक्शन किस तरीके से करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को यहां बताया जा रहा है।
तो एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है कार्ड इंसर्ट करना, फिर कार्ड इज रीड प्रॉपरली, क्या कार्ड सही से पढ़ा गया? अगर नहीं पढ़ा गया तो कार्ड को वापस से एंटर करना होगा, ठीक है। अगर पढ़ा गया प्रॉपरली कार्ड रीड हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है एंटर पिन। पिन मांगता है आपसे, ठीक है। तो क्या पिन करेक्ट है? इज द पिन करेक्ट? अगर पिन करेक्ट नहीं है तो आप दोबारा से एंटर पिन करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस पर आएंगे, फिर डाला, फिर चेक किया पिन करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो दोबारा से फिर इस प्रोसेस को करेंगे। और अगर थर्ड अटेम्प्ट कर लिया आपने, 3 अटेम्प्ट कर लिया और 3 अटेम्प्ट के बाद फिर से रॉन्ग पिन आ गया, 3 अटेम्प्ट के बाद फिर से पिन आपका गलत हो गया, तो आपका कार्ड क्या हो जाएगा? ब्लॉक फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए आपके कार्ड को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर पिन करेक्ट है तो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। पिन करेक्ट होने के बाद ऑप्शंस आते हैं। तो यहां अभी 2 तरह के ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा है, एक है कैश विड्रॉल का ऑप्शन और दूसरा है बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन। कैश विड्रॉल के ऑप्शन को अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो उसके बाद होता है एंटर अमाउंट, कितना अमाउंट आपको निकालना है। आपने कोई लेट्स से XYZ अमाउंट डाला, अब क्या होगा? इज द अमाउंट विद इन द डेली विड्रॉल लिमिट सेट बाय द बैंक। क्या वो अमाउंट जो आपने डाला है वो आपके बैंक के डेली विड्रॉल लिमिट से के अंदर है? अगर नहीं है यानी नो, तो आपको दोबारा से अमाउंट डालना होगा, ठीक है। फिर अगर ये हो जाता है, यानी अगर यस कि ये विड्रॉल लिमिट के अंदर है, तो आपका अब क्या होगा? डज द ATM हैज मनी, यानी कि ATM मशीन में पैसे हैं या नहीं, ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो फिर डिस्प्ले मैसेज आएगा नो मनी, यानी ATM में पैसे नहीं है, तो आप फिर अब सिस्टम से क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ATM में पैसे होते हैं तो पैसे डिस्पेंस किया जाएगा, ठीक है, पैसे मिलेंगे और उसके बाद आप अपने सिस्टम से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एक प्रोसेस बताया ऑप्शन के साथ, कैश विड्रॉल का प्रोसेस हमने समझा। अब बैलेंस इंक्वायरी का, कि बैलेंस इंक्वायरी अगर आपको करना है, इस पर क्लिक किया तो अब आएगा शो बैलेंस, बैलेंस आपको शो करेगा, ठीक है। शो करो तो उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रिंट रिसिप्ट करना है या नहीं। अगर आपको रिसिप्ट प्रिंट नहीं करना है तो अगेन आप सिस्टम से एग्जिट हो जाएंगे, और अगर आपको प्रिंट रिसिप्ट करना है तो गिव प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट मिलेगा और उसके बाद आप सिस्टम से एग्जिट हो जाएंगे। अच्छा, इस पूरे के पूरे दौरान अच्छे से समझना मेरी बात को, ये स्टार मार्क बना हुआ एक, ये छूट गया है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आपने कहीं भी कैंसिल बटन दबा दिया तो आप तुरंत ही सिस्टम से क्या हो जाएंगे? एग्जिट हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है ATM के ट्रांजैक्शन का। ATM में हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस अपने करते हैं। अब आइए जरा इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, चूंकि आपको पता है बोर्ड पूरा फिल है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से बस सुनना होगा। हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम्स अ पर्सन कैन एंटर रॉन्ग पिन, एक व्यक्ति कितनी बार गलत पिन डाल सकता है। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, डी इज नन ऑफ दीज एंड ई कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो रॉन्ग पिन कितनी बार डाल सकता है? देखो, थर्ड अटेम्प्ट रॉन्ग होते ही आपका कार्ड ब्लॉक हो जाना है। इस सिस्टम में थर्ड अटेम्प्ट अगर आपने रॉन्ग पिन डाल दिया तो आपका कार्ड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। यानी मैक्सिमम कितनी बार रॉन्ग पिन डाल सकते हैं? 3 ही बार डाल सकते हैं। 3 बार के बाद तो कार्ड ही ब्लॉक हो जाएगा। कार्ड ब्लॉक हो जाएगा यानी कि अब आप इस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते। कार्ड आपका 24 घंटे के लिए क्या है? ब्लॉक हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी बार रॉन्ग पिन डाल सकते हैं? 3 टाइम्स डाल सकते हैं, 3 टाइम्स। थर्ड अटेम्प्ट में ये ब्लॉक हो जाएगा। चलिए सेकंड देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन। What relevant step should the customer take if he wants to check his balance before withdrawing the money? ध्यान से सुनिएगा। What relevant step should the customer take if he wants to check his balance before withdrawing his money
just after he has selected cash withdrawal option. Just after he has selected cash withdrawal option. तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया कैश विड्रॉल ऑप्शन, लेकिन अब आप चाहते हैं कैश विड्रॉ करने से पहले क्या कर ले, बैलेंस इंक्वायरी कर ले। क्या कर ले, बैलेंस इंक्वायरी कर ले। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको क्या करना होगा, पहला क्या है, ही शुड रिक्वेस्ट द बैंक ऑफिशियल टू टेल हिज बैलेंस। हमारे प्रोसेस में कहीं नहीं है, ठीक है। सेकेंड, प्रेस द बैक बटन एंड सेलेक्ट बैलेंस इंक्वायरी। बैक बटन दबाएं और बैलेंस इंक्वायरी पर जाएं। लेकिन हमारे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं भी बैक बटन का नाम नहीं है, कहीं भी बैक बटन का नाम नहीं है, ठीक है। अगर बैक बटन का होता तो यहां से ये मेंशन होता कि कैश विड्रॉल यस तो आगे बढ़ते, नो तो फिर सेलेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते, बैक बटन, थ्रू बैक बटन आप कर सकते थे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां गिवन नहीं है, तो बैक बटन का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। थर्ड देखिए क्या है, प्रेस द कैंसिल बटन एंड रीस्टार्ट द प्रोसेस एंड चेक द बैलेंस। यानी अब क्या करें, कैंसिल बटन दबाएं, यानी सिस्टम से एग्जिट हो और फिर से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो यही एक रेलेवेंट वे है कि कैश विड्रॉल की जगह पहले आप क्या करना चाह रहे हो, बैलेंस इंक्वायरी अगर करना चाह रहे हो तो पहले आपको सिस्टम से बाहर निकलना होगा। चूंकि यहां से कोई बैक जाने का प्रोसेस हमें गिवन नहीं है, इसलिए हम पहले सिस्टम से बाहर निकलेंगे और दोबारा से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो रेलेवेंट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। चौथा और पांचवा ऑप्शन भी पढ़ दे रहा हूं, अप्रोच अनदर एटीएम इज नॉट अ मीन सॉल्यूशन। आप इसी एटीएम से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ इज कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। यस वी कैन डिसाइड, हमने यही बात किया कि किसी भी लेवल पर अगर आपको सिस्टम से बाहर निकलना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, कैंसिल बटन। तो आप कैंसिल बटन दबाएंगे, सिस्टम से एग्जिट करेंगे और अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करेंगे और फिर बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी यहां जो राइट आंसर लग रहा है वो आंसर है प्रेस द कैंसिल बटन एंड रीस्टार्ट द प्रोसेस एंड चेकिंग द बैलेंस एंड चेक द बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज लॉजिकली मिसिंग फ्रॉम द अबव डायग्राम। इस पूरे डायग्राम में क्या ऐसा स्टेप है जो आपको नजर नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है लॉजिकली होना चाहिए था। पहला, इफ एटीएम हैज मनी, क्या एटीएम में पैसे हैं। तो देखो ये तो बोल रहा है ना, डज द एटीएम हैज मनी, ये तो पूछ ही रहा है, ये स्टेप तो है, ये नहीं है ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कैश डिपॉजिट ऑप्शन। कैश डिपॉजिट ऑप्शन एक बिल्कुल भी नया प्रोसेस हो जाएगा, एक नया प्रोसेस कैश डिपॉजिट का, ठीक है। नेक्स्ट, द विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन। यस, ये एक लॉजिकल चीज नजर आ रही है। यहां तो देखिए ना क्या बताया, कैश विड्रॉ करना है, अमाउंट डालो, अगर आपके बैंक के सेट लिमिट में है तब तो निकल जाएगा, और एटीएम में अगर पैसे हुए तो आपके पैसे निकल जाएंगे। लेकिन आपके अकाउंट में कितने हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसे समझाने के लिए। लेट्स से आपके अकाउंट में 5,000 रुपए, ठीक है। आपने यहां कैश विड्रॉल में डाल दिया 10,000 रुपए और आपकी डेली विड्रॉल लिमिट है मान लीजिए विद इन द बैंक 20,000, तो 10,000 रुपया तो ये पास कर जाएगा, 10,000 रुपये ये पास कर जाएगा। और अगर एटीएम में भी 10,000 रुपए हैं तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अकाउंट में कितने थे, केवल 5,000। तो क्या अगर अकाउंट में 5,000 होंगे तो क्या एटीएम आपको 10,000 रुपए डिस्पेंस करेगा, नहीं। यानी कि अकाउंट का बैलेंस आपका क्या है, अकाउंट का बैलेंस क्या है उसको भी यहां होना जरूरी है, क्या आपके अकाउंट में अवेलेबल मनी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर दैट शुड बी थर्ड, द विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन। पर्सन के अकाउंट में उतने पैसे भी होने चाहिए तभी तो डिस्पेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what can a person do if he wants to get his card unblocked
बिफोर 24 आवर्स इन केस ऑफ एंटरिंग रॉन्ग पिन। मतलब अगर उसने रॉन्ग पिन कर दिया और उसका कार्ड ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक करने के क्या ऑप्शन है? तो पहला बोल रहा है कार्ड कैन नॉट बी अनब्लॉक्ड बिफोर 24 आवर्स, 24 घंटे से पहले कार्ड अनब्लॉक होगा ही नहीं। सेकंड बोल रहा है कस्टमर विल हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द ब्रांच मैनेजर, कस्टमर को ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन लिखना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, ही कैन चेंज हिज पिन एट अनदर एटीएम, दूसरे एटीएम में जाकर अपना पिन बदल ले। एंड रीयूज द कार्ड बिफोर 24 आवर्स, और अपना कार्ड 24 घंटे से पहले इस्तेमाल भी कर ले। और चौथा ऑप्शन मिला, ही कैन अप्रोच द ओम्बड्समैन। ये सारे के सारे प्रोसेस यहां कहीं भी गिवन है कि अगर कार्ड ब्लॉक हो जाए तो उसके बाद उस बंदे को क्या करना है, हमारी चार्ट में अभी कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन फिफ्थ, कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम। इस डायग्राम के आधार पर यह हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कार्ड को अनब्लॉक 24 घंटे से पहले कैसे कराया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस डायग्राम के बेसिस से हमें बताना है कि कार्ड को 24 घंटे से कैसे पहले अनब्लॉक कर सकते हैं, उसका कोई भी प्रोसेस यहां मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी प्रेजेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द डायग्राम टू मेक द डायग्राम मोर लॉजिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, क्लियर है ना? तो शुरुआत में ये पूछ रहा, स्टार्टिंग में जो हमने इंसर्ट कार्ड किया उससे पहले क्या स्टेप होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला है सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है इज द अमाउंट विद इन द डेली विड्रॉल लिमिट सेट बाय द बैंक। ये डिस्प्ले होना चाहिए क्या कार्ड को एंटर करने से पहले। तीसरा है डज द एटीएम हैज मनी, क्या एटीएम में पैसे हैं। चौथा है डिस्पेंस मनी, बिना मतलब के पैसे डिस्पेंस, क्या ये सारे प्रोसेस इंसर्ट कार्ड से पहले होने चाहिए। तो कौन सा प्रोसेस इंसर्ट कार्ड से पहले होना चाहिए। ठीक है, तो आप जनरली जाते हैं आजकल के एटीएम में तो एक मिलता है सेलेक्ट ऑप्शन, जिसमें आता है क्या कि बैंकिंग जाना है, अदर सर्विसेज लेना है, फिर आप बैंकिंग जाते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू होती हैं, है ना। तो ये जो है एक सेलेक्ट ऑप्शन, ये एक जो आंसर है वो यहां होना चाहिए, कार्ड को इंसर्ट करने से ठीक पहले क्या होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया कि ये डीएफडी में काम कैसे करना होता है, इस पूरे प्रोसेस को समझना होता है। जनरली जो प्रोसेस हमें गिवन होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हम करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, तो उसके एक्टिविटी के करने के प्रोसेस को यहां फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं। आई होप सो हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।